हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा संस्था का साहित्य वाचन पटल हिंदी घर पर आप सबका भरत मुनि वंशज विद्याभूषण दर का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत। आज की प्रस्तुति श्रृंखला की 5वीं कड़ी है। कहानी लेबनान की वो रात केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी रात का अनुभव है जो इंसान के भीतर तक उतर जाती है। आज की कहानी का पठन करेंगी सुश्री नीरजा आप्टे जी, जो हमारे साथ विराजमान है। नीरजा आप्टे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहज, सुंदर, प्रभावशाली सूत्र संचालक के रूप में विख्यात हैं। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं में निवेदन करने वाली नीरजा अपने गरिमामय व्यक्तित्व एवं ओजस्वी वाणी के लिए जानी जाती हैं। विगत 30 वर्षों से कला, क्रीड़ा, साहित्य, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का यशस्वी संचालन करने वाली नीरजा ने भारत रत्न लता मंगेशकर से लेकर श्रेया घोषाल, पंडित जसराज, पंडित किशोरी अमोनकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, पंडित बिरजू महाराज जैसे महान कलाकारों के कार्यक्रमों का संचालन किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों का संचालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। नीरजा क्रिएशन के अंतर्गत हिंदी के महान कवियों पर आधारित कवि, कलम और हम, और उर्दू की शायरात पर आधारित सहर होने तक लोकप्रिय कार्यक्रमों की निर्मित की है। फाइन आर्ट्स, संगीत एवं समाज शास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाली नीरजा को हिंदी व मराठी नाटकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कृत भी किया गया। रेडियो एवं दूरदर्शन की मान्यता प्राप्त कलाकार नीरजा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विशिष्ट लोगों के साक्षात्कार और बातचीत के लिए पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। नीरजा जी, आपका हिंदी घर की इस कड़ी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे साथ विराजमान हैं आदरणीय डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी, जिनकी रचना लेबनान की वो रात अपने विषय, संवेदना और प्रभाव के लिए पाठकों को झकझोर देती है भीतर से। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी और 1999 से 1997 तक जानकी देवी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन। भारत सरकार की ओर से फिजी में विश्व हिंदी सम्मान 2022 तथा अनेक सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर शैलजा सक्सेना। एक कहानी संग्रह और एक काव्य संग्रह प्रकाशित तथा अनेक संग्रहों, अनेक पत्रिकाओं तथा वेब पत्रिकाओं में समीक्षाएं, साहित्यिक निबंध, कविताएं, हाइकू और कहानियां प्रकाशित। संपादन सह संपादन, इनमें सपनों का आकाश कनाडा के 41 कवियों का संग्रह जो 2020 में छपा। संवेदनाओं की धरती कनाडा के 21 गद्यकारों का गद्य संकलन जो 2020 में छपा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रकाशित किया गया था। कई नाटकों जैसे अंधा युग, रश्मि रथी, मित्रों मरजानी का सफल निर्देशन तथा अनेक नाटकों में मुख्य भूमिका और अभिनय। साहित्य के रंग शैलजा के संग टीवी कार्यक्रम, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रमुख वक्ता। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा जो एक दानार्थी संस्था है, जिसका संस्थापन 2008 में हुआ और अब तक उसकी सह संस्थापिका और निर्देशिका हैं। वैश्विक हिंदी परिवार में सक्रिय, वैश्विक हिंदी कॉम की संपादिका। मित्रों, आज की कहानी लेबनान की वो रात दिल्ली विश्वविद्यालय, अमरावती विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, दुर्गावती यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश अंबेडकर विश्वविद्यालय और वर्धा विश्वविद्यालय के प्रवासी साहित्य के पाठ्यक्रमों में लगी हुई है। इनके साहित्य पर कई समीक्षाएं और एमए के शोध प्रोजेक्ट भी किए गए हैं। कहानी नरेशन से पहले मैं उनसे कुछ सवाल, कुछ प्रश्न पूछूंगा ताकि हम उनकी लेखन यात्रा और दृष्टि को समझ सकें। शैलजा जी, सबसे पहले आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन और आभार। बहुत धन्यवाद विद्या जी। मेरा पहला प्रश्न है, आपकी लेखनी, आपका लेखन, ये यात्रा कब शुरू हुई? कब लगा कि लिखना ही मेरा माध्यम है? अम, विद्या जी, आप जानते हैं, आप स्वयं भी एक लेखक हैं। हम लोग अपनी संवेदनाओं को जोड़कर शुरू में जब हम छोटे होते हैं तो तुकबंदियों से प्रारंभ करते हैं। मैंने अपनी लिखी पहली कविता कक्षा 7 में
प्रार्थना जो होती थी उसमें उस समय पे सुनाई थी। और प्राध्यापिकाओं ने बहुत प्रोत्साहन दिया, उन्हें अच्छा लगा कि कक्षा 7 की एक कोई विद्यार्थी सुना रही है। छोटी सी कविता थी, उस समय के समय को देखते हुए लिखी थी, जो मन में आता था। लेकिन मेरी पहली कहानी बैचलर्स में मैं थी, फर्स्ट ईयर में, तब सारिका में छपी थी, उस समय की अरे वाह। प्रसिद्ध पत्रिका थी। आते हुए लोग करके उन्होंने एक युवाओं के लिए निकाला था एक स्तंभ, तब उसमें पहली बार छपी थी और मेरी एक टीचर लेकर आई थी वो पत्रिका की, देखो मैंने आज तुम्हारी कहानी यहाँ पे देखी। तब से कहें कि कहानी और कविता तो प्रकाशित होने में पहली रचना मेरी कहानी थी। कविताएं मैं बहुत लंबे समय से लिख रही थी, 7वीं क्लास से जैसे का, फिर धीरे धीरे मंचते गए और समय समाज स्थितियों पर मैं लिखती रही। और फिर यूनिवर्सिटी में कविताएं सुनाना, गोष्ठियां होना, इन सब तरीकों से लिखना प्रारंभ हुआ। फिर कहानी जो छपने का काम हुआ वो थोड़ा देर में हुआ। अम, हम लोग भारत से बाहर निकल आए तो चीज़ें थोड़ा सा धीमे हो जाती हैं। आप जानते हैं कि जीवन की स्थितियों को हमें देखना होता है। और शुरू में पीएचडी चल रही है, पढ़ाना चल रहा है, तो छोटी मोटी जो लिख रही थी उसको उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक अष्टाक्षर करके एक संकलन आया जिसमें 8 कवियों का, में 8-8 कविताएं सबकी ली गई थी। उसमें अनामिका जी भी थी और बड़े धुरंधर कवि आज के हैं वो लोग थे, लिए गए थे, तो उसमें मेरी रचनाएं भी सम्मिलित थी। तो संकलन में वो आया 91 में, 1991 में। बस इसी तरीके से यात्रा चलती रही, धीरे धीरे फिर लिखना पढ़ना छपना थोड़ा सा शुरू हो गया। और अब किसी तरीके से कहते हैं धक्का पेल में करके एक ये रचनाएं छपी हैं और हम्म। संग्रह आ गए हैं। क्योंकि लिखना एक बात है, प्रकाशन एक बात है, तो उसकी यात्रा की दूरी जो है वो मैं प्राय पार नहीं कर पाती हूँ, उसमें समय नहीं मिल पाता मुझे जी। लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। बस कुछ इसी तरीके से जी। आपके आपका जो लेखन है वो किस विधा के सबसे ज्यादा करीब है? आप कहानियां लिखती है, संस्मरण लिखती हैं, निबंध लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, पर आपको इनमें सबसे ज्यादा अपनापन कहाँ महसूस होता है? अम, जब कोई लेखक कई विधाओं में लिख रहा होता है तो एक बात होती है कि उसके भीतर की जो संवेदना है वो अपना शिल्प तलाशती है कि वो किस विधा में उसकी बात आए। क्योंकि वो एक ही दृश्य को कविता में भी लिख सकता है और कहानी में भी और संस्मरण में भी। मेरे साथ ये रहता है कि, और मुझे लगता है प्राय लेखकों के साथ भी रहता होगा, मैं जबरदस्ती नहीं लिख सकती कि मैं सोचूं कि आज मैंने ये संवेदना, ये घटना देखी, चलो इस पे कहानी लिखी जाए। कहानी लिखना बड़ा मेहनत का काम होता है। उसमें एक पुर्जा नहीं है, उसमें कई चीजें जुड़ती हैं। आप कई पात्रों को मिला करके एक पात्र बनाते हैं, कई स्थितियों को मिला करके एक पात्र, एक घटना बनती है। इसलिए अगर कोई चीज बहुत उद्वेलित करती है और क्षणिक है, थोड़ी है, एक विचार है, भाव है, तो वो कविता में आ जाता है। और अगर कई चीजें जुड़ रही हैं और उसमें गहनता बढ़ती जा रही है तो कहानी जैसे अपने आप लिखी जाती है फिर। तो कह सकती हूँ कि जो तत्व है वो अपनी विधा कई बार स्वयं निर्धारित कर लेता है। अगर मुझे लगता है कि उसमें इस प्रकार की गहनता है कि कहानी कहने से वो बात खो जाएगी, तब वो आलेख में चीज चली जाती है। तो इसलिए तत्व ही विधा निर्धारित करता है। लेकिन कोई भी चीज, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो, कभी जबरदस्ती लिख नहीं पाई मैं। लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और कोई कहता है कि कुछ लिख के भेजिए, तो कई बार फिर वो संवेदना को अपनी रास्ता तय करना पड़ता है लिखने के, कागज तक आने के लिए। तो इस तरीके से कह सकती हूँ। और हर चीज में कहानी छुपी है और कहानी में कविता छुपी है, मुझे ये भी लगता है। हर कहानी में कविता होती है और कविता में कहानी होती है, तो कई बार चीजें गड्ढमड्ढ भी हो जाती है, क्योंकि शैली होती है ना हर एक की। जी। एक तो कई बार ऐसा हो जाता है जी। शैलजा की शैली। कह सकते हैं, नीरजा जी चलिए कुछ जी, कहने वाली है। मेरा अगला प्रश्न जो आपसे है कि कई लेखक अपने आसपास की दुनिया पर लिखते हैं, पर आप कई बार मानवीय त्रासदियों के वैश्विक संदर्भ भी उठाती हैं। आपको ऐसे विषयों की ओर खींचने वाली शक्ति क्या है? देखें विद्या जी, हम जो प्रवासी भारतीय हैं वो प्रायः हम अपने जीवन पे, भारत से हम यहाँ आए, हमने क्या संघर्ष झेले, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और अब पिछले 20-25 वर्षों में
इतनी रचनाएं लिखी गई। मैं क्योंकि संपादन भी करती हूँ और मैंने वैश्विक स्तर पर भी एक पुस्तक का संपादन किया, तो देखा बहुत लोग वो चीज़ लिख रहे हैं। अगर हम अपने आसपास जिस भी देश में हम रहते हैं उस देश में आसपास नज़र घुमा के देखें, कनाडा में हम रहते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ तो इतने देशों से लोग आए, तो बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी उन्हीं मानवीय संवेदनाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। उनकी पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, उनका जीवन अलग हो सकता है, सोच भी कई बार अलग होती है। भारतीय व्यक्ति की सोच यूक्रेनियन व्यक्ति से या रशियन व्यक्ति से अलग होगी, लेकिन संवेदनाओं के मूल में वही मानवीय स्थिति, मानवीय पीड़ा, मानवीय संघर्ष, अपनी दो रोटी का संघर्ष। लेकिन मादा जो है ना, जिसको हम कहते हैं साहस की मात्रा जो है, सांस्कृतिक विरासतें जो हैं वो थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं। तो मुझे अपने आसपास ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करते हुए बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दिए जिनसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला। ये ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि मुझे अपने आसपास ऐसे लोगों का से बात करने का अवसर मिला और मैंने उनके जीवन को थोड़ा जाना। इस कारण मुझे लगा कि वैश्विक पटल पर प्रवास की और उनके संघर्ष की कहानियों को मैं देख रही हूँ, तो इसे मैं लिखने की चेष्टा करती हूँ और वही चेष्टा मैंने की। धन्यवाद। जैसे आपने मानवता की बात करी, आपके लेखन में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने जाना है कि वो आपके लेखन में दर्द भी है, लेकिन वो शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे भीतर में उतरता है। क्या ये आपकी कॉन्शियस राइटिंग चॉइस है? अ, दर्द अगर शोर कर रहा है तो प्रायः क्रांति बनता है। उस शोर में एक सामाजिक स्वर होता है। शोर, एक व्यक्ति चीख सकता है, लेकिन वो शोर बनाने के लिए उस चीख को और भी चीखें चाहिए होती हैं, ये मुझे लगता है। और जब बहुत सारे स्वर ऐसे नहीं हों, स्थितियों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो, तो वो दर्द अ, जो है वो धीरे धीरे ही उतरता है। आप देखिए कि अगर हम किसी भी शारीरिक पीड़ा में भी हों या मानसिक पीड़ा में भी हों, तो शब्द रुकने लगते हैं, हम्म। अवरुद्ध हो जाते हैं। हमेशा एक बड़ी समस्या रहती है संप्रेषण की, कि आप घर में भी देखें, आप अपने पत्नी से बात कर रहे हैं या नीरजा जी अपने पति से बात कर रही हैं और हम बहुत परेशान हो, तो हम कहते हैं तुम नहीं समझोगे, हम बहुत परेशान हैं, तुम नहीं समझ पाओगे। तो हमेशा हमें आपस में भी संबंधों में लगता है कि हम अपने उस दर्द को, अपनी परेशानी को दूसरे तक पूरा का पूरा कैसे पहुंचाएं, परिभाषित नहीं कर तो पाते। फिर परिभाषित कैसे करें, और फिर वो धीरे धीरे ही बातों में, टुकड़ों में, हमारे कार्यकलापों में वो दर्द धीरे धीरे व्यक्त होता है। तो इसलिए यही स्वाभाविक मनुष्य के जीवन की भी प्रक्रिया है। तो कहानी में भी ये सत्य उसी प्रकार से उभरना चाहिए। और जहाँ पर लगता है कि ये एक संवेद स्वर बनना चाहिए, एक चीख की जगह एक शोर बनना चाहिए, वहाँ और लोग इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे वो उतरता है। तो मेरे पात्रों में हो सकता है कि अभी वो उन स्थितियों पर हैं जहाँ वो स्वयं लड़ रहे हैं और अपनी आवाज़ कहना करना चाहते हैं। शायद वो अभी शोर बनने की स्थिति में नहीं है, धीरे धीरे उतर रहे हैं, यही कह सकती हूँ। नीरजा जी, तो आप कुछ कह रही थी जी। हाँ, मुझे तो आपकी ये कहानी जब मिली और जब मैंने पहली बार पढ़ी, तो पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये बहुत कुछ अलग है। आमतौर पर जो कहानियां लिखी जाती हैं, उनसे आपकी ये कहानी मुझे बहुत अलग लगी। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि वो बहुत पुराने समय में हमें लौटा ले जाती है। आज की कहानी नहीं है वो। तो उस काल में जाने के बाद वो सारे पात्र, मतलब जब मैं पढ़ने लगी, पूरी पढ़ ली कहानी, तो मुझे रात में भी ऐसा लग रहा था कि वो सारे पात्र मेरे इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। आपका उस कहानी में आपने जो हर पात्र का चित्रण किया है, शब्द चित्र जो आपने दिया है, वो इतना सुंदर है कि ना देखते हुए भी सामने वो पात्र आ जाता है। ये मुझे बहुत उसकी बहुत ही सुंदर सी बात ये लगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साजा जी, एक लेखक जब कठिन विषयों पर लिखता है तो उसे भाषा और संवेदना के बीच संतुलन मानना पड़ता है।
पर आपके लिए लिखते समय सबसे बड़ा धर्म क्या है? सच, संवेदना या साक्ष्य? ये तीनों चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी सच के प्रति संवेदना नहीं है और उस संवेदना का कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप कहाँ क्या करेंगे? क्योंकि सच कोई अपने जीवन से बाहर की घटना तो है नहीं। हर एक व्यक्ति का, तभी हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक सच होता है। हुँ? और एक हम सूरज उगता है, चाँद आता है, ये सार्वजनिक सत्य है, मौसम आते हैं उस तरीके के। लेकिन एक आपका सच है कि आपका जीवन बहुत व्यस्त है, किन परेशानियों में गुज़र रहा है। दूसरा आपको कोई सलाह देता है, लेकिन आप कहते हैं कि ये मेरी सलाह मेरे काम की नहीं है, क्योंकि वो आपके सच से मेल नहीं खाती। आप उस सच के प्रति संवेदना आपके मन में उमड़ती है, उसके लिए आपके पास साक्ष्य है, क्योंकि सच साक्ष्य से परे नहीं है। सच एक तथ्य है। तो उस साक्ष्य में आपके जीवन की घटनाएँ, आपके अनुभव आपके साक्ष्य बनते हैं। वो अनुभव आप में वो संवेदना पैदा करते हैं। उस सच के प्रति आपकी आपकी दृष्टि और आपकी आसक्ति, आपका विश्वास उस सच के प्रति पैदा करते हैं, ये संवेदनाएँ पैदा करती हैं। तो अगर आपके मन में ये सच है, ये भाव है, मनुष्यता का भाव है, मनुष्यता की पीड़ा को समझने का भाव है, तो आप जहाँ देखेंगे आपको साक्ष्य मिलेंगे। आपको एक साइकिल रिक्शा साइकिल खींचता हुआ व्यक्ति भी आपको एक दर्द जगा के जाएगा आपके मन में, वो एक सच बनेगा। और उस सच से आप कुछ आगे कहानी, कविता कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आप उस सच के साथ तादात्म्य कर सकें। तो हर व्यक्ति के भीतर संवेदना की जो मात्रा होती है वो होती है, लेकिन वो कहाँ तक बढ़ाता है। इसीलिए कहते हैं ना, नीरज नीरज जी ने कहा है ना कि भाई मनुष्य होना सौभाग्य, मतलब अच्छी बात है, लेकिन कवि होना परम सौभाग्य है। क्योंकि कवि की या रचनाकार की संवेदना बहुत गहरी होती है, इसलिए वो उन जगहों पर वो चीज़ें भी देख पाता है जो आम नज़र से गुजर जाती हैं और नहीं पकड़ में आती। तो वो सच, दूसरे का सच भी आपका अपना सच बन जाता है, उसका दर्द आपके भीतर उतरता है। और फिर वो संवेदना अगर आपकी बन गई अपनी, तो मेरे लिए वो वही रचना है। इसलिए मेरे लिए सच, साक्ष्य और संवेदना में कोई अंतर नहीं है, तीनों इकट्ठे ही आते हैं। जुड़े हुए हैं। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। ये भी बड़ी अतिशयोक्ति है, पर खैर चलिए मान लेते अब एक हैं। अलग सा सवाल, और जी। बिना कहानी का कोई रहस्य खोले मैं पूछना चाहूंगा, आपके मन में लेबनान और यहूदी संदर्भ पर लिखने का विचार कैसे आया? कौन सी मानव सच्चाई थी जिसने आपको इस विषय तक पहुंचाया? देखिए, हिटलर और यहूदी, ये जो हमारे हमारे समय ही कहूँगी, भले ही हम उस समय पैदा नहीं हुए थे। जैसे आज़ादी की क्रांति थी, हमारी आज़ादी की लड़ाई थी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, उसमें हम कुछ कर पा रहे थे और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे, अपने प्रतिरोध का स्वर गुंजा पा रहे थे। यहूदियों के साथ, ज्यूज़ के साथ जो अचानक उनके देश में रहते रहते अचानक जो घटना घटी और उनको मारा जाने लगा, और फिर उसके बाद ये नहीं, वो तो एक समय था जो पहले हुआ, लेकिन फिर बाद में भी हम जानते हैं आज भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, गाजा और मतलब इसराइल का युद्ध चल रहा है। युद्धों, और मेरे जो पीएचडी थी वो युद्धों पे ही थी। तो युद्ध की पूरी जो ऐतिहासिक भूमिका है वो उससे मैं परिचित हूँ, उसको मैंने गहराई से उसका अध्ययन किया था। तो युद्ध किस प्रकार से अलग अलग तरीके से विभीषिकाओं में, मनुष्य के जीवन की विभीषिकाओं में उतरते हैं, कैसे उसे दर्द देते हैं, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। और मैं जानती, ये कहानी बहुत पहले एक दृश्य के रूप में, एक छोटे से दृश्य के रूप में, जब बेरूत और लेबनान वगैरह वहाँ पे बमबारी हो रही थी, वहाँ के कुछ दृश्य टीवी पे दिखाए जा रहे थे, जहाँ बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, लोग भाग रहे हैं, वो दृश्य मेरे दिमाग में था। और बस वो चीज़ ही धीरे धीरे कहीं कहीं विस्थापन का दर्द, आप जानते हैं, आप कश्मीर से हैं, विस्थापन का दर्द झेले, हमारे अपने देश में ही कई कितनी बार कितनी जगहों पर विस्थापित हुए, और आजकल के जो समाचार मिलते हैं, पूरे के पूरे गांव भाग मतलब खाली हो रहे हैं। वो जो मनुष्य का संघर्ष है अपने जीने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, जिस देश को वो अपना समझ रहा है, अचानक उसे वहाँ पे उसको
उस क्षेत्र से विस्थापित कर दिया जाता है, भागने की कही जाती है या मार दिए जाने की बात कही जाती है। वो सब दर्द, वो सब जो स्थितियां थी, वो सब बस भीतर धीरे 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 वो जमा होती गई और ये कहानी बन गई। लेकिन इसको बहुत लंबा समय लगा है, इस कहानी को दृश्य से प्रारंभ होकर कागज तक उतरने में लंबी यात्रा की है इसने। और अंत में आपके लिए सफल कहानी क्या है? वो जो पाठकों को रुला दे या वो पाठकों को कुछ सोचने पर मजबूर कर दे? कोई व्यक्ति क्यों रोता है? उसके भीतर कुछ उमड़ता है, इसीलिए उसके आंख से आंसू आते हैं। बिना किसी चीज के उमड़े हुए आंसू तो नहीं आ सकते। कुछ हिला भीतर, तभी आंसू आए। वो हिलना ही झकझोरना है। और बिना झकझोरे हुए कोई बात अगर सिर पर से गुजर जाती है या एक चलती सर, तो उस तरीके से भी बात कही जा सकती है। लेकिन अगर, और कोई भी लेखक ये सोच के नहीं लिखता कि मैं पाठकों को रुलाऊंगा या मैं पाठकों को झकझोरूंगा, क्योंकि वो स्वयं उस झकझोरने की और रोने की स्थिति में स्वयं आ जाता है। वो उन स्थितियों से, और मेरे साथ प्राय ये होता है, इसलिए मेरी रचनाएं बड़ी मुश्किल से लिखी जाती हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही इतनी हिल जाती हूँ चीज़ों से कि उसको कागज तक उतरने में समय लगता है। तो आपने जैसे कहा था ना संवेदना की बात, वो संवेदना को संप्रेषण तक लाने की एक लंबी यात्रा बन जाती है। तो अगर हम उन स्थितियों में खुद इतने डूब जाएं कि हमारी लेखनी को शब्द पकड़ने के लिए और उस चीज़ को संप्रेषित करने में समय लगे, तो इसका मतलब वो घटना और बात गहरे उतरी है। अगर किसी लेखक में ये उतरी है तो वो उसकी रचनाओं में आती ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये, और हर लेखक हर चीज़ उसी प्रकार से लिखे, ये नहीं होता कि चाहे कोई 300 किताबें भी लिख चुका हो, हर किताब उसी प्रकार से प्रभाव डाले, ये आवश्यक नहीं है। तो कोई चीज़ जिससे ज़्यादा जुड़ सका लेखक, वही चीज़ पाठकों तक पहुंचती है। तो ना झकझोरना ना रोना, लेकिन पहले लेखक को स्वयं उस संवेदना से गहराई से जुड़ना पड़ेगा, तभी वो आगे बात मैं ये पहुंचे। मानता हूं, क्योंकि जब भी मैं कभी अपनी कुछ लिखी हुई कहानियां पढ़ता हूं तो मेरे खुद के अभी आंसू निकल आते हैं। शायद जी, आपका पुनः धन्यवाद मेरे इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रश्नोत्तर से ही सबकी जिज्ञासा अपने पर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अतः आप अपनी वाणी को विराम देकर मैं नीरजा जी से करबद्ध विनती करता हूं कि वे आज की कहानी का पठन आरंभ करें। हमारे साथ जुड़े श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि हम कहानी को बिना किसी पूर्व धारणा के सुने, क्योंकि कुछ कहानियां समझी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। लेबनान की वो रात, 12 अगस्त 1945, दूसरी बड़ी लड़ाई का समय। लेबनान के यहूदी लोग छोटे छोटे समूहों में छिपकर अपनी ज़मीन पर अपना देश बनाने का सपना लिए शहरों से चुपचाप निकलने की ताक में थे। शहर उनके खिलाफ हो रहा था। देश उन्हें जिंदा या मुर्दा बाहर खदेड़ने की योजनाएं बना रहा था। लोग एक दूसरे के चेहरों में विश्वास और अविश्वास के साए नाप रहे थे। ऐसे में मिस्टर बिन अब्राहम के घर के अहाते में वो लड़की घुसी, चेहरे से बदहवास और बेहद थकी हुई लड़की, जिसकी पोशाक से गांव की घास और सड़कों की धूल की मिली जुली बू आ रही थी। रात का करीब 11 बजा होगा जब दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज हुई थी। मिस्टर बिन अब्राहम आजकल एक आंख से सोते हैं। जमाना ही ऐसा है कि दोनों आंखों से सोने का मतलब है मौत। और एक अकेले अपनी ही बात हो तो चलो कभी आंख लग भी जाए, पर उनके निकट दूर के अनेक रिश्तेदार भी अब अपने जरूरी सामान के साथ उनके घर आकर रह रहे थे। उनका घर राजधानी से दूर सडान शहर की दक्षिणी सीमा पर बना हुआ है, अतः शहर सामान लाने ले जाने के रास्ते पर है। इस दृष्टि से लोगों की पैनी निगाहों से कुछ हटकर लेकिन सुविधापूर्ण स्थान पर है। अतः आसपास के गांवों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को उनके घर आकर रहना ही सुरक्षित लगा था। अब बच्चे और बड़े कुल मिलाकर उनके घर 21 लोग थे।
जिनमें उनका खुद का 17 साल का इकलौता बेटा शामिल नहीं था। वो ब्रिटिश फौज में शामिल होने के लिए 3 साल पहले जबरदस्ती पकड़ बुलाया गया था। उनका अपने बेटे को रोकने का कोई भी प्रयास कारगर साबित नहीं हुआ। मिस्टर बेन अब्राहम किसी ज़माने में सरकारी नौकर रह चुके थे। इस शहर में आकर अपनी मछली बेचने की दुकान खोलने से पहले लगभग 13 साल उन्होंने सरकारी न्यायालय में नोट लेने वाले की हैसियत से काम किया था। उनके द्वारा कोर्ट के नोट और कार्यवाही सलीके से लिखी होती थी और अच्छी बात यह थी कि सटीक और सत्य होती थी। उनकी काबिलियत को सराहते हुए नौकरी छोड़ने पर उन्हें दफ्तर की गोल्डन सील वाली एक चिट्ठी भी दी गई थी। मिस्टर बेन अब्राहम जानते थे कि आज उस चिट्ठी पर भरोसा करके कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, पर घर के शेष सदस्य जानबूझकर ये मानना चाहते थे कि आखिर उस चिट्ठी का बुरी परिस्थितियों में कोई तो अच्छा उपयोग हो सकेगा। एक आध बार मिस्टर बेन अब्राहम ने समझाना भी चाहा, पर जब उन्होंने देखा कि वो चिट्ठी तिनके का सहारा बनकर घर के लोगों को हिम्मत बंधा रही है, तो वे चुप हो गए। वे जानते थे जब सिम्हा को सरकार के लोग सेना में भर्ती होने का आदेश देने आए थे तो उस चिट्ठी और उनके और मिसेस बेन अब्राहम के आंसुओं ने कोई काम नहीं किया था। सिम्हा, उनका इकलौता बेटा, दुकान में उनका और घर में माँ का दायां हाथ था, पर सरकारी निर्णयों के आंखें और कान नहीं होते। जब रात 11 बजे कुंडा खटका तो वे पास मेज पर रखी पिस्तौल लेकर कमरे से बाहर निकले। बाहर ठंडी हवा में कांपती थकी हुई सी एक लड़की खड़ी थी, जो देखने से 14-15 साल की लगती थी। मिस्टर बेन अब्राहम ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर चारों ओर सतर्क निगाह डाली, पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। नजरें लड़की पर वापस लाते हुए भी वे कनखियों से बाहर की तरफ देख रहे थे। आजकल लड़कियों और बच्चों का इस्तेमाल करके दूसरे के घरों में घुसने वालों के किस्से उन्होंने सुन रखे थे। कौन हो तुम और क्या चाहिए? लड़की ने हकलाकर धीमी आवाज में कहा, जी अलुष्का। मिस्टर बेन अब्राहम ने आवाज में छिपे डर को सुना, पर आधी रात किसी का आना अब भी उन्हें अचंभित किए था, और जो आधी रात को एक अजनबी का दरवाज़ा खटखटा सकती है, वो इतनी भी डरपोक नहीं होगी कि जैसी उसकी आवाज़ थी। इस बार उन्होंने ज़ोर से कहा, तुम्हारे साथ कौन आया है और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की उनकी ऊंची आवाज़ से कुछ और सिकुड़ गई। इस बार धीमी पर साफ आवाज़ में बोली, जी मैं अकेली हूँ और शहर से भागकर बचते बचाते इस समय आ पाई हूँ। आपके बेटे सिम्हा की दोस्त हूँ। सिम्हा का नाम मिस्टर बेन अब्राहम के लिए करंट जैसा काम किया। संभाल कर नज़र इधर उधर डाली। इस बार की नज़र उस नाम को किसी के कानों में न पड़ जाने से बचाने को थी, जबकि पहली वाली नज़रें किसी छिपे खतरे को ढूंढने वाली थी। अब की तहकीकात करते समय उनकी आवाज़ हल्की थी। सच कहती हो? सिम्हा की दोस्त हो? कोई सबूत है? अलुष्का ने मोटे शॉल के भीतर कुछ खड़खड़ाहट की। वह इस तरह के प्रश्न के लिए तैयार थी। फिर एक कागज़ की पीली सी मुड़ी तुड़ी पर्ची निकालकर मिस्टर बेन अब्राहम के आगे बढ़ा दी। उन्होंने रिवॉल्वर जेब में रखकर हाथ की टॉर्च को कागज़ खोल उस पर गड़ा दिया। उस पर्ची पर सिम्हा की लिखाई में उसका पूरा नाम और घर का पता लिखा था। मिस्टर बेन अब्राहम 1 मिनट को अचकचाकर रह गए। पति को ढीला पड़ता देख मिसेस बेन अब्राहम, जो अब तक दरवाजे की आड़ में खड़ी थीं, कुछ आगे आ गईं। क्या क्या है ये? वो फुसफुसाई। आजकल औरतें ऐसा ही करती हैं। जब तक पति सचेत रहता है तो
तो उसके कुछ पीछे खड़ी उसके निर्देश पर नज़र गड़ाए खड़ी रहती हैं। पर जैसे ही पति कुछ ढीला होता दिखाई दिया तो कमान संभालने उसके बराबर आ खड़ी होती हैं। उनसे यही अपेक्षा होती है कि वह ऐसा ही करें। मिस्टर बेन अब्राहम ने कुछ पीछे मुड़कर हाथ की पर्ची उनके हाथ में दे दी। मिसेस बेन अब्राहम ने उसे देखते ही सिम्हा की लिखाई पहचान ली। पीछे से ही कुछ कड़ी आवाज में बोली, किसने दी तुम्हें? लड़की जानती थी कि प्रश्न उसी के लिए है। बोली, सिम्हा ने ही दी थी, लगभग 2.5-3 साल पहले, जब वह मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए हमारे शहर विलायत बेरूत से ले जाया जा रहा था। उसने कहा था कि कोई मुसीबत हो तो मेरे घर चली जाना। आखिरी वाक्य उसने धीमी आवाज में रुक रुक के कहा। मिसेस बेन अब्राहम को लड़की की आवाज सच लगी। अब उन्होंने तुरंत असमंजस में खड़े अपने पति को पीछे से टोका लगाया। अंदर लेकर आओ इसे, बाहर खड़े रहने से ज्यादा खतरा है। खतरा शब्द में छिपे सारे डरों को समझ बिना देर करे वे उसे अंदर ले आए और कुछ सेकंडों में ही उस घर का दरवाजा बंद हो गया। अगस्त की गर्मी भरी रात थी, पर लड़की कांप रही थी। मिसेस बेन अब्राहम ने जब यह देखा तो उसे कुर्सी पर बिठा कंबल लाने चली गईं। उनके पति ने यह कहकर अपने बिस्तर की राह ली कि सुबह बात करेंगे और उनकी बीवी उसे लेटने की जगह दिखा देंगी। जूली यानी मिसेस बेन अब्राहम रसोई में जलने वाले अलाव में और छोटी लकड़ियां डाल उसे तेज कर रही थी, ताकि उस लड़की को कुछ और नहीं तो गर्म दूध और काक यानी ब्रेड ही दे दें। रसोई में यह अलाव रात में सुलगता छोड़ दिया जाता है, ताकि रात किसी को गर्म पानी दूध की ज़रूरत हो तो 4-6 छोटी लकड़ियां डालकर सुलगा ले। सर्दियों में यह अलाव घर के लोगों से वैसे भी देर रात तक घिरा रहता। जूली जब तक दूध लेकर आई, लड़की कुर्सी पर ही ऊँघ गई थी। उसे उनके आने का पता न चला। उनके लिए यह अच्छा मौका था उसे देखने का। लड़की पतली दुबली थी और सोते समय भी उसके पीले चेहरे पर भूख, प्यास, डर और आशंकाएं फैली थीं। उन्हें उस लड़की में खुफिया होने या खतरे वाले कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि वो ही अब उन सबके बीच खतरों से खेल कर आ गई है। सबका ध्यान आते ही उनके तेज दिमाग ने योजना बनानी शुरू कर दी। ना, वो घर में बैठे इतने लोगों की चिंताओं का केंद्र इसे नहीं बना सकती। हर कोई असुरक्षित है और हर असुरक्षित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डरता है, और ये डर हमें सच नहीं देखने देता, आशंकाओं भरी कल्पनाओं में उलझाता है। वे यह सब जानती हैं कि ऐसे ही समय लोग अंधेरों में भूत देखने लगते हैं। उन्होंने सोचा कि वे बेकार के डरों में ना उलझकर इसे सिम्हा की दोस्त के रूप में ही सुबह सबके सामने पेश करेंगी, ताकि लोग बेकार के सवाल करके इसे खुफिया साबित करने पर न तुल जाएं, पर साथ ही खुद इससे सवाल करेंगी और नज़र रखेंगी ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। पर इस समय इसे कहाँ सुलाया जाए? घर के चारों सोने के कमरे लोगों से भरे हैं और ज़्यादा खटपट करने से लोगों के उठ जाने का खतरा है। उन्होंने हाथ के दूध के गिलास को पास की मेज़ पर रखा और कुछ सोचते हुए भीतर से 3 कंबल उठा लाई। 2 कंबलों को उन्होंने दोहरा करके बिस्तर बनाया और एक कंबल किनारे रख लड़की को धीरे से झंझोड़ा। लड़की चौंक के उठ बैठी। बिस्तर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने उसे दूध पीने को दिया, जिसे वो लड़की एक घूंट में ख़त्म कर गई। अपने शॉल को उतारकर सिरहाने रख वो कंबल को ओढ़कर लेट गई
जूली की आंखों में नींद नहीं थी। इस एक किस्से में छिपे कई अनजान किस्सों की संभावनाएं उनके दिमाग में चहलकदमी कर रही थी। लड़की लेटते ही फिर ऊँघ गई थी, शायद सो ही गई हो। सुबह के लिए अपनी कहानी तैयार करती जूली को बहुत सी उलझनें हो रही थी। वो कुछ भी तो नहीं जानती, बस इतना कि इसका नाम अनुष्का है, जो कि नए प्रचलन वाले यहूदी लड़कियों के नामों जैसा है। उसके पास सिम्हा के हाथ की लिखी पर्ची है। सिम्हा सबको तो अपने घर का पता लिखकर नहीं देगा, सो मतलब ये कि सिम्हा और इसके बीच कुछ तो संबंध रहा है। सिम्हा 2 साल 10 महीने और 16 दिन पहले उनसे दूर ले जाया गया। ट्रेनिंग कैंप और उसके पहले पड़ाव से तो उसके पत्र आते रहे, पर पिछले कई महीनों से, जब से लड़ाई तेज हुई है, उसके पत्र नहीं आ रहे। ये स्वाभाविक ही है, लड़ाई के दिनों में पत्र कहाँ आ पाते हैं। वे लोग अखबार से सब हाल लेते और अंदाजे लगाते कि सिम्हा कहाँ होगा। आज उसकी लिखाई की पर्ची ने जूली की आंखें नम कर दी। लड़का गर्मी ठंड में फटते बमों के बीच जाने कहाँ भागता फिरता होगा, और वो यहाँ घर की दीवारों के बीच आरामदेह बिस्तर पर हैं। वो अकुला के उठ बैठी। अक्सर जब ऐसे ख्याल उन्हें आते तो वो बेचैन हो उठ बैठती। मिस्टर बेन अब्राहम उनकी हालत जानते थे, और ये भी कि चिंता से वो बीमार हो जाएंगी। वो प्यार से थपकते हुए उन्हें लिटा देते। पर आज तो उनके पति हैं नहीं पास में। उनके पास तो ये लड़की लेटी है जो अपने को सिम्हा की दोस्त कहती है। कहती है कि बेरूत से आई है, पर वो तो बहुत दूर है, तो ये आई कैसे यहाँ? कब की चली हुई होगी? कहाँ रही होगी बीच के दिनों में? और यहीं क्यों आई? ये तो जानती है कि सिम्हा यहाँ नहीं है। किस परिवार से है? अरब है कि यहूदी? नाम तो यहूदी है, पर कोई माथे पर तो लिखा नहीं है कि कौन अरब है और कौन यहूदी। आदमी तो फिर दाढ़ी से पहचाने जाते हैं, पर औरतों के पास तो ऐसा कोई निशान होता नहीं है। वैसे भी औरतों की एक ही जात होती है, औरत। आदमी का नाम, जाति, काम और धर्म होते हैं। औरत का एक ही धर्म है, औरत होना और सारी सांस्कृतिक अपेक्षाओं को पूरी करना। आदमी लड़ता है और जीती जाती है औरत। आदमी योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं के पहियों का तेल बनती है औरत। आदमी मरता है और उजड़ती है औरत। औरत जब प्रश्न करती है तो झिड़कियां खाती है, सलाह देती है तो बेवकूफ कहलाती है। जूली ये सब अनुभव से जानती हैं। वो इस लड़की के बारे में सोचने लगी। कहाँ से, कैसे आई ये? और अचानक ही पूछ बैठी, कब चली थी अपने घर से? अनजान जगह पर सोती हुई लड़की सोते हुए भी अपनी छठी इंद्रिय खोल कर सो रही थी। कुनमुनाई और फिर बुदबुदाकर बोली, जुम्मे को। उसके ये कहते ही जूली को जैसे बिजली छू गई। लड़की भी सोता नींदी में निकले शब्द की प्रतिक्रिया को पहले से ही समझ काठ की हो गई। कुछ देर केवल रसोई से काठ के कड़कड़ाने की आवाज़ और बाहर तेज़ हवा की आवाज़ उन दोनों के बीच बहती रही। लड़की कपड़ों की इतनी तहों के नीचे भी जूली की नुकीली निगाहों से छिल रही थी। कुछ मिनट वो बर्दाश्त करती रही, पर जब उसे लगा कि वे उसके सच का इंतज़ार कर रही हैं, तो वह उठकर बैठ गई। वाकई में जूली का कोमल चेहरा कड़ा हो गया था और नीली हरी आंखें गुस्से से और गहरी हो गई थीं। लड़की ने उनकी आंखों की तरफ क्षण भर देखा, फिर नज़र नीची कर ली।
उसे सिम्हा की कंचों जैसी नीली और हरी आंखें याद आई, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थीं। उसे लगा कि इससे पहले कि मिसेस बेन अब्राहम का इंतज़ार और धैर्य दोनों चुक जाएं और वे उसे इस भरी रात में घर से बाहर फिकवा दें, उसे सच कहना ही होगा। वो घुटने सिकोड़ कर बैठ गई और गर्दन नीची करके बोलने लगी। लगभग 3 साल पहले मुझे वो मिला था, आपका बेटा, बेरूत में। बहुत से ट्रक भरकर जा रहे थे लड़ाई की ट्रेनिंग के लिए। 3 दिन रुके वे ट्रक बेरूत में। उन्हें और सिपाही भर्ती करने थे। मेरा बड़ा भाई और 3 चचेरे भाई भी भर्ती किए गए। वे लोग घर घर जाकर 15-16 साल के लड़कों को भर्ती कर रहे थे। मेरा भाई 15 का हुआ ही था जब वे उसे भर्ती करने आ गए। वो हम तीनों बहनों के बीच का है। मैं तब 13 साल की थी। मैं घर में उसकी सबसे ज़्यादा चहेती बहन थी। हर समय उसके पीछे लगी रहती थी। जब वे उसे भर्ती करके लेकर चले तो मैं बहुत रोई और ज़िद करके पिताजी के साथ छावनी तक गई। वहाँ उसी की उम्र के बहुत से लड़के थे। वो तो सबसे मिलकर बहुत खुश हो रहा था, पर मैं बहुत दुखी थी। पिताजी छावनी के बड़े साहब से बात करके कागज़ भरने लगे और मैं अकेली कुछ दूर एक पत्थर पर उदास होकर बैठी थी। कुछ देर बाद एक लड़का वहाँ आकर बैठ गया। वो मेरे भाई जितनी उम्र का था। वो आपका बेटा सिम्हा था। जूली, जो कुछ मुंह मोड़े लड़की के झूठ बोलने की नाराज़गी मन में लिए बैठी थी, सिम्हा के नाम से उत्सुक हो आई। गर्दन लड़की की ओर मोड़ उसको देखती हुई कहानी सुनने लगी। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो लड़की ने अपनी कहानी फिर शुरू की। उसने ही मुझे अपना नाम बताया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी फौज में भर्ती होने के लिए आई हूँ। उसने ये बात इतने भोलेपन से पूछी थी कि मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो मुझसे बड़ा था, पर कितना भोला था। मेरे हंसने से वो शर्मा गया, पर अपनी गलती भी समझ गया। मुझे अपने भाई की चिंता थी, सो सारी बात बताकर मैंने उससे कहा कि वो मेरे भाई का दोस्त बन जाए, ताकि मेरे भाई को घर की याद कम आए। मेरे चाचा के लड़के बड़े थे और उस पर धौंस जमाते थे। सो जब सिम्हा ने कहा कि वो मेरे भाई का दोस्त बनेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो मेरे भाई के साथ होगा। फिर उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। इसके बाद पिताजी आ गए। मैं अपने भाई को अभी अलविदा नहीं कहना चाहती थी और अगले दिन मुझे सिम्हा से बात करके ये पक्का करने का मन भी था कि वो मेरे भाई का दोस्त हुआ कि नहीं। खैर, मेरे बहुत ज़िद करने पर पिताजी और मैं उस रात उनके एक दोस्त के घर पर रहे, जो कि छावनी के एकदम पास में था। अगले दिन हम भाई से फिर मिले। सिम्हा से भी मैं मिली। मेरे भाई से उसकी दोस्ती हो गई थी। सुनकर मुझे राहत मिली। उस दिन सिम्हा ने मुझे आप सबके बारे में बताया। उसे आप सबकी बहुत याद आ रही थी, खासकर आपकी। उसने आपके हाथ की बनी रोटी का टुकड़ा भी मुझे खिलाया, जो बहुत मीठा और अच्छा था। उसे ये घर, अपना कमरा, आगे के खेत सब बहुत याद आ रहे थे। छावनी में सभी लड़के अपने अपने घर की याद कर रहे थे, सो उनके सामने वो ये सब कुछ नहीं बोलना चाहता था। फिर फौज में जाने वाले लड़कों को कड़ा बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कोई ऐसे रो भी तो नहीं सकता था। आखिर वो लड़का था, लड़की नहीं।
वो सांस लेने रुकी तो देखा कि मिसेस बेन अब्राहम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपने बिछुड़े बेटे का चेहरा उनके सीने में गड़ा है। आज उस चेहरे का बयान कोई और कर रहा था। उन्हें लगा कि मन हुमक कर गले में फंस जाएगा। वही तो सिखाती रही उसे हमेशा कि लड़के होकर रोते नहीं। वो पूछता था क्यों, फिर आगे बहसता, तो फिर लड़कों के आंसू क्यों बनते हैं? टीयर ट्यूब तो उनके भी होती है न माँ, वो भी रो सकते हैं। घर पढ़ाने के लिए जो मास्टर आते थे वो हमेशा सिम्हा के बुद्धिमान होने की तारीफ करते थे, पर जब वो ऐसे बहसता तो वो झल्ला जाती, कहती बस जो कहा है उसे मानो। उनके पति के सामने जब कभी यह झगड़ा होता तो वो उन्हें टोकते, तुम चाहती हो कि वो बुद्धिमान भी हो पर बुद्धुओं की तरह बिना सोचे तुम्हारी बात भी मान ले, ये कैसे संभव है? पर उसने उनकी बात मान ली। भर्ती करने वाले ट्रक में बैठते हुए रोया नहीं। चेहरा उदास जरूर हो गया था उसका। वो ख्यालों में से बाहर आई। वो लड़की बोल रही थी, उस दिन हम लगभग पूरा दिन वहाँ थे। पिताजी भाई को लेकर दर्जी के पास, जूते वाले के पास, बिस्तरबंद वाले के पास छावनी में ही घूमते रहे और मैं उसी पत्थर पर बैठी रही। सिम्हा से बहुत सी बातें हुई। कहते हुए वो शर्मा गई और नीची नज़र से ज़मीन को देखने लगी। कुछ क्षण रुककर बोली, उसी दिन उसने वो पर्ची दी थी, अपना नाम और पता लिखकर, साथ ही ये कहकर कि अगर मुझे कोई परेशानी हो तो मैं यहाँ आ जाऊँ, क्योंकि उसके पिता सरकार में काम कर चुके हैं इसलिए वो सुरक्षित हैं, और साथ ही ये भी कि वो एक दिन मुझे यहाँ ले आएगा। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था, सो मैंने उसे अपना नाम और अपने मोहल्ले का नाम बता दिया। उसने कहा कि वो मुझे याद करेगा। जूली इस सारी प्रेम कहानी के बीच एक बार भी न हूँ हाँ बोली और न ही हिली। लगता था कि वे कहानी सुनते हुए सो गई हों। कहानी ख़त्म होने पर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, अनुष्का। जूली की नज़रें कड़ी हो गईं, जैसे अभी उसके झूठ को पीट कर सच कर देंगी। लड़की के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। यास्मीन। कहाँ से आई हो? बेरूत। तुम यहाँ क्यों आई? मेरे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी और सिम्हा ने मुझे अपने परिवार के दयालु होने के बारे में बताया था, इसलिए। पर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा जबकि इतना सब कुछ हो रहा है? इसीलिए घर छोड़ना ज़रूरी हो गया था। साफ बोलो। वो पहेलियों में बात करने को तैयार नहीं थी। वो लड़की आवाज़ सुनकर कुछ सिकुड़ तो गई पर घबराई नहीं। थकावट और नींद के बीच वो भविष्य की आशंकाओं के बारे में बहुत कुछ सोच नहीं सकी। एक गहरी सांस लेकर बोली, 5 दिन पहले मेरा घर भी आपके घर जैसा ही था। मेरे 2 चाचा के परिवार और हमारा परिवार बड़ी हवेली में रहते थे। पिछले हफ्ते नहीं, केवल 5 दिन पहले की तो बात है कि जब मैं माँ के साथ खड़ी शीरी बनाना सीख रही थी। मेरी बड़ी बहन अपनी ससुराल से आई हुई थी। वो पेट से है, सो माँ उसके लिए शीरी बना रही थी और माँ ने जबरन मुझे खड़ा कर लिया था अपने साथ। सबसे छोटी हूँ ना, तो कुछ सिर चढ़ी सी हूँ। वो पुरानी यादों में खोते हुए भी स्थिति के प्रति सजग थी। वो एक अनजान घर में थी
और एक अनजान औरत के सामने बैठी अपनी कहानी सुना रही थी। आधी रात से ऊपर का न जाने कितना वक्त निकल गया था। बाहर अंधेरा ठंडी काली स्याही सा फैला था। कभी कभार किसी चील की आवाज़ उस काली स्याही के ठंडेपन को तोड़ने की कोशिश करती और फिर घना सन्नाटा फैल जाता। सन्नाटे कई बार बहुत डरावने होते हैं। उनमें अनेक घटनाओं की बू होती है। इंसान अपने मन के हिसाब से कोई एक बू उस सन्नाटे से चुन लेता है और आशंकाओं और डर के ताने बाने बुनकर उसमें घुटने लगता है। अनुष्का यानी यास्मीन ने जिस डर को चुना था वो उसकी कल्पना में नहीं था। उस डर को वो झेल चुकी थी, भोग चुकी थी। आँख और कान के जरिए वो डर बेहद डरावने सच के रूप में उसके अनुभव और जीवन का दुखद हिस्सा बन चुका था, जिससे बचकर वो कभी अपने पुराने सच में नहीं जा पाएगी। जीवन का मधुर हिस्सा झटके से खींचकर तोड़ दिया गया था। अपने उस सच के टुकड़ों को आंखों में समेट उसने आगे कहना शुरू किया। मेरे पिता एक कबीले के सरदार हैं। कुछ दिन पहले एक सभा में उन्होंने खुले तौर पर सुन्नियों का विरोध किया था। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें धमकी भी दी थी। जूली ने उसे रोका। कैसा विरोध? जूली ने भी अंधेरे से अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए आशंकाएं चुन ली थी और अब हर आवाज़, हर बात में वो चिंता और आशंका सिर उठाकर खड़ी हो जाती थी। वातावरण ही ऐसा था। बहुत से यहूदी बेरूत, ट्रिपली और सेडान छोड़कर जा चुके थे और जो रह गए थे उनमें से बहुत से जाने की सोच रहे थे। सुनने में आ रहा था कि युद्ध लगभग समाप्ति पर है। लगता था कि किसी भी दिन युद्ध की समाप्ति का समाचार आ सकता था, पर जर्मनी में यहूदियों के साथ हुए नृशंस व्यवहार पर ही बात नहीं खत्म हो रही थी। दुनिया के बहुत से हिस्सों में यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। वे डर और आशंकाओं से ग्रस्त हो फिलिस्तीन जा रहे थे, जहां उन्हें इज़राइल बनाना था। जियोनिस्ट लोगों ने दुनिया भर के यहूदियों का आह्वान किया था कि वे अपने देश को बचाने के लिए इकट्ठे हों ताकि वे सुरक्षित रह सकें। ये वो समय था जबकि पीढ़ियों से साथ रह रहे अरब और ईसाइयों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस युद्ध ने बहुत कुछ तोड़ा था, बहुत कुछ हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। जब यास्मीन ने विरोध की बात की तो जूली के कान खड़े हो गए। हर जगह ही आजकल विरोध है, पर पता रहना चाहिए कि किस बात का विरोध है। यास्मीन की आवाज़ और धीमी होकर एक फुसफुसाहट में बदल गई थी। मेरे पिता सहमत नहीं थे कि यहूदी लोगों को भगाने के लिए दहशत का सहारा लिया जाए। वे मारकाट नहीं चाहते थे, पर बाकी के अरब इस बात पर जोर दे रहे थे कि अब जबकि यहूदी इज़राइल बनाना चाहते हैं, तब ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें यहाँ से पूरी तरह खदेड़ दें, और अगर वे अपनी मर्ज़ी से न जाएं तो फिर तलवारें तो हैं ही। सिर नीचे करके ये सब बताते हुए भी यास्मीन को लगा कि जूली इतने कपड़ों से ढके होने पर भी कांप गई। यास्मीन आवाज़ सामान्य करते हुए बोली, मेरे पिता, चाचाओं और भाई और कुछ साथ के थोड़े से लोगों ने इस विचार का विरोध किया और तलवार उठाने, लोगों को परेशान करने की बजाय इंतज़ार करने को कहा ताकि यहूदी लोग स्वयं ही चले जाएं। पर लोगों ने उनका विरोध किया। आप तो जानती हैं ना, मुफ्ती साहब के कहने से यहाँ क्या क्या हो रहा है। पहले ये सब था, हम सभी तो साथ साथ रह रहे थे,
पर कभी ये गोरे लोग, कभी ये मुफ्ती, तो कभी कोई और, कुछ न कुछ होता ही रहता है। जब से ये खबर आई है कि यहूदियों को अपनी ज़मीन मिलेगी, बस तब से तो और खलबली मची है। बोलते बोलते वो एकाएक रुक गई। उसकी सांस बहुत तेज़ चल रही थी। सांस तो तेज़ जूली की चलनी चाहिए थी, पर एकाएक यास्मीन की तेज़ सांस सुबकियों में बदल गई। वो घुटनों में मुंह डालकर सुबकने लगी। जूली को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वो चुप सी बैठी रह गई कुछ क्षण। हाथ सांत्वना देने को बढ़े नहीं। क्या कहे? वो अभी सोच ही रही थी कि यास्मीन ने नाक सुड़क कर मुंह ऊपर उठाया। उसका गोरा मुंह और आंखें लाल थीं। मार डाला उन्होंने। हैं? मिसेस बिन अब्राहम केवल यही कह पाई। मार डाला, मेरे पिता को, मेरे एक चाचा और मेरे एक भाई को मेरी आंखों के सामने मार डाला। माँ ने मुझे अंदर की तरफ धक्का दिया और भाग कहा। बाहर की तरफ जाते जाते मुझे अम्मा का गरारे के पैर में उलझकर गिरना ही दिखा। गिरते गिरते भी उनके हाथ का इशारा मुझे भागने को कह रहा था। सुल्ताना और बड़ी आपा घर के बाहर गई हुई थी, सो पता नहीं उनका क्या हुआ, पता नहीं अम्मा का क्या हुआ, पता नहीं चाचा का क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं पता कि सबका क्या हुआ। वो नंगी तलवारें लेकर घर में घुसे थे और तख्त पर बैठे घर के 3 मर्दों को उन्होंने बिना कोई मौका दिए काट डाला था, ये कहकर कि यहूदियों का साथ देते हो, उन्हीं के पास जाओ। मैं हवेली के पीछे बने चोर दरवाजे से निकलकर खेतों की तरफ भागी और उस तरफ बने कच्चे पक्के मकानों के पीछे छुपती छुपाती भागती रही। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक भागी होंगी। कोई गांव था, वहाँ मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसने बताया कि मैं बारजा शहर की तरफ जा रही थी। रात मैंने उसी गांव की मस्जिद के पास बने कमरे में बिताई थी। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। सब अनेकों उलझनों में हैं और फिर सब इस बड़ी लड़ाई के दौरान पागल सी दिखने वाली औरतों को देखने के आदी होते चले जा रहे हैं। लोगों ने सोचा होगा कि मैं भी कोई ऐसे ही पागल हूँ जिसका शौहर लड़ाई में मारा गया होगा। मैं 4 दिन चल कर यहाँ पहुँची हूँ। रास्ते में संतरे और केले खाकर, कभी सूखी काक खाकर मैंने गुजारा किया। पर मुझे ये याद था कि आप लोग सेडान में रहते हैं, समुद्र किनारे बने किले के पास के मोहल्ले में। वो सारी कहानी जैसे एक सांस में सुनाती चली गई थी कि कहीं कोई सिरा छूट न जाए या लंबा न हो जाए। उसने वो सब बातें छुपा ली थी कि खेतों में बचकर भागते हुए वो कितनी बार गिरी थी, कितनी बार उसकी कोहनियाँ छिली और सेडान आकर वो कैसे पतली पतली गलियों के घुमावदार भूल भुलैया जैसे चक्कर में पड़कर रोने लग गई थी। हर तरफ से निकलने की कोशिश करके भी वो दर्जियों वाली गली में ही वापस लौट आती थी। किसी से उनका पता भी नहीं पूछ सकती थी। समय ही ऐसा है। यहूदी के घर का पता पूछने का समय नहीं है ये। अरब लोग कितने नाराज़ हैं यहूदियों से। हिटलर कितना नाराज़ था उनसे। लगता है कि सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी है। तभी तो वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा ढूंढ रहे हैं। वे 1 लाख यहूदियों को फ़िलिस्तीन पहुंचने
इज़राइल बनाने के लिए पुकार रहे हैं। फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन के लिए परेशान हैं। सबको अपनी ज़मीन चाहिए, पर ज़मीन तो वही है। उधर समुद्र और इधर ज़मीन मांगते लोग, आपस में लड़कर मर जाने वाले लोग, इसी ज़मीन के नीचे दफन कर दिए जाने वाले लोग। यास्मीन ने यहूदियों का कब्रगाह देखा था इस शहर में, जो समुद्री हवा और इस भागम भाग में उपेक्षित पड़ा था। 6 गज ज़मीन के नीचे सोया आदमी, क्या वो भी इस ज़मीन के लिए लड़ा था? यास्मीन कुछ नहीं जानती। जो वो सुनती रही है उसी के हिसाब से सोचती है। अम्मा डांटती थी कि तू हवाई किले न बनाया कर, पर अगर सब उसके जैसे हवाई किले बनाकर उनमें रह पाते तो ज़मीन के लिए ये लड़ाई ना होती। लड़ाई ना होती तो उसे अपने पिता, चाचा और भाई को मरते हुए ना देखना पड़ता। घर से सबको छोड़कर भागना ना पड़ता। मिसेस बेन अब्राहम उसकी कहानी को गुनती चुप बैठी थी। कुछ देर चुप रहकर वो बोली, पर यहीं क्यों आई? यास्मीन ने एक लंबी सांस ली और न जाने क्या सोचते हुए गर्दन हिलाई। कई कारण हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। जो तलवार लेकर घर में घुसे थे उनमें हमारे कबीले के लोग भी थे। वो हमारे सारे रिश्तेदारों को जानते थे। मैं जाती भी कहाँ? फिर 2 दिन में लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मुझे पता चला कि मैं इसी शहर की तरफ बढ़ रही हूँ। तो दिमाग में सिम्हा के घर के शहर के अलावा और इस शहर में आपके घर के अलावा कहीं और जाने की बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। कुछ भी सोच समझ कर कहाँ हो पाया? उसने धीरे से कहा। और अगर हम लोग भी बाकी यहूदियों की तरह घर छोड़कर जा चुके होते तो मैं यहीं रहती, इसी घर के एक कोने में, ये सोचती हुई कि शायद सिम्हा लड़ाई से लौटकर यहीं आए। जूली एक ढीली लंबी सांस छोड़कर बोली, तुम यहाँ पनाह लेने आई हो, पर कल इस घर के लोग अपने बाप दादाओं का ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। यास्मीन ने उन्हें कुछ हैरानी से देखा। वैसे तो उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वे लोग उसे मिलेंगे। कितने ही यहूदी तो जा चुके थे। कल सुबह आप भी? सिम्हा तो लौटा नहीं है अभी। लड़ाई बंद होने वाली है, यही सुना है। तो वो कुछ समय में लौट आएगा। फिर वो कुछ ज़्यादा ही बोलते जाने से फिर सकुचा गई। हाँ, लड़ाई बंद होने वाली है, पर यहाँ की लड़ाई, हमारी लड़ाई कहाँ बंद हुई है? मुफ्ती अल हुसैनी ने क्या कहा है पता है ना, कि वो यहाँ यहूदियों को नहीं रहने देगा। एक लंबी सांस लेकर वो चुप हो गई। फिर कुछ मिनट ऐसे ही बीते, असमंजस जैसे। फिर जैसे खुद से बोलते हुए बोली, जाना तो पड़ेगा, पर मैं सिम्हा का इंतज़ार किए बिना नहीं जा सकती। वो आएगा तो ढूंढेगा, उसे क्या पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? मैं नहीं जा सकती। मैं अपनी और अपने बेटे की ज़िंदगी एक दूसरे के इंतज़ार में नहीं बीतने दे सकती। वो हमें मार कर ख़त्म कर सकते हैं, पर ये भी कहाँ ज़रूरी है कि हम जिंदा उस अपनी कही जाने वाली ज़मीन पर पहुंच ही जाएंगे। पर कोई रिश्तेदार बात नहीं सुनता।
वो सब जानना चाहते हैं। और आपके पति क्या कहते हैं? वो मेरे कारण मजबूर हैं, अपने लड़के की माँ के कारण। वो भी नहीं जा पाएंगे। यास्मीन ने लंबी सांस ली। पता नहीं वो सांस एक साथ मिल जाने की राहत की थी या मिसेस बेन अब्राहम के दिल को समझ पाने की। जूली ने उसकी तरफ देखा, बोली, सुबह तुम सबको सिम्हा की दोस्त की जगह अपने को उसकी मंगेतर बताना। इस तरह तुम हमारे साथ ही रह सकोगी। यास्मीन ने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई। वो फिर बोली, और सुनो, तुम्हारा नाम अनुष्का साका है। बेरूत से आई हो, बचकर। और तुम्हारी सगाई बेरूत में हुई जब सिम्हा 3 साल पहले 1942 में तुम्हें वहाँ मिला था। तुम्हारा पहली नज़र का प्यार था और तुम लोगों ने उसी हफ्ते में सगाई कर ली थी। अच्छा रुको, कहकर वो तेज़ी से रसोई की तरफ चली गई। लौटी तो उनके हाथ में आदमियों के पहनने वाली एक अंगूठी थी, पर अंगूठी का नाप कुछ छोटा था, जैसे वो सबसे छोटी अंगुली में पहनने वाली अंगूठी हो। इस अंगूठी को उन्होंने यास्मीन का हाथ पकड़ अंगूठे में पहना दिया। अंगूठी ठीक आ गई। देख, मिसेस बेन अब्राहम को चैन मिला। बाहर रात बीतने के आसार से लग रहे थे। आसमान की स्याही कुछ कम हो रही थी। मिसेस बेन अब्राहम ने पहली बार यास्मीन को भरपूर नज़र देखा और कुछ मुस्कुरा दी। अब वो कुछ निश्चिंत दिखाई दे रही थी। उनके साथ एक और इंतज़ार करने वाला शामिल हो गया था। उन्हें इत्मीनान होने लगा था कि जो वो कर रही हैं वो ठीक है। वो रहने की जिद ना पकड़ती तो कल ही सब यहाँ से चल पड़ने को उतारू थे। उनके जिद पकड़ जाने से दिन भर बात होती रही और अंत में उनके न मानने पर शेष सब ने अगली सुबह ही शहर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। अगर वो चली जाती तो? पर जाती कैसे? उन्हें सिम्हा का इंतज़ार है। फिर अब ये लड़की भी तो है, सिम्हा की मंगेतर। वो उसके चेहरे को छूकर प्यार से बोली, कुछ देर को लेट जाते हैं, घंटे भर में तो सुबह हो ही जाएगी। यास्मीन उनके चेहरे के बदले हुए भाव देखकर मन में कुछ हैरान थी। उसने कुछ नहीं छुपाया था मिसेस बेन अब्राहम से, और अब वो उनके कहे से वो अनुष्का साका थी, उनके बेटे की मंगेतर। जिंदगी को कुछ देर और पकड़े रहने का एक नया बहाना दोनों को मिल गया था। इसी से शायद वो दोनों निश्चिंत होकर लेट गईं। वाह, कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। अम्मा शैलजा जी, कहानी का क्या हुआ ये नहीं पूछूंगा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी नीरजा जी का कि इतनी सुंदर कहानी उन्होंने पढ़ी, और फिर पूनम चंद्रा मनु जी का और अहिरे जी का कि उन्होंने इस कहानी का इतना सुंदर तकनीकी निर्देशन किया, ये सब चित्र डाले। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सब लोग जुड़े हैं उन सबका भी बहुत हार्दिक धन्यवाद। शैलजा जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये कहानी का क्या हुआ, पर मैं ये पूछूंगा कि ये कहानी हमारे भीतर क्या छोड़ जाती है। कुछ प्रश्न मेरे मन में आए हैं, आपके आगे हो तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूं। जी, जी, कहानी जी। अब सब दर्शकों को पता चल चुकी है, सब शायद उस यात्रा में चले गए हों, एक एक किरदार को उन्होंने जिया होगा। आपने डर को केवल एक घटना नहीं बल्कि एक स्थिति की तरह रचा है। आपके अनुसार डर का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है? वो जो सामने दिखता है,
या वो जो चुपचाप भीतर बैठ जाता है? जो भीतर चुपचाप बैठ जाता है ना विद्या जी, वो कभी निकलता नहीं। जो सामने है अगर डर, तो उससे तो एक बार सामना किया जा सकता है, स्थितियों से लड़ा जा सकता है, कुछ विकल्प बनाए जा सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं, और उन विकल्पों के माध्यम से उस डर की स्थिति से निकला जा सकता है। लेकिन जो डर भीतर बैठ जाते हैं, वो बहुत नासूर जैसे हो जाते हैं। उन्हीं से अवसाद पैदा होता है। वो डर ही अवसाद होते हैं, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं। और हम जानते हैं कि आज के समय में डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति जो है वो कितनी गंभीर है। पूरी दुनिया में हर चौथे व्यक्ति को अवसाद की बात कही, क्योंकि उसके भीतर कहीं डर है, अपने जीने की स्थितियों को लेकर, संबंधों को लेकर के, परिस्थितियों को, अपने पास आदर्श न मिलना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक को अवसाद है। तो अपने भीतर जो डर बैठ जाए, अवसाद बन जाए, वो आपके हाथ पैर तोड़ देता है, गति समाप्त कर देता है, मति नष्ट कर देता है। तो ऐसे में जो भीतर बैठा डर है, वो ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। सामने के डर में तो अभिमन्यु की तरह से निकला जा सकता है। चलो जी, डर और रात का एक संबंध है जो हम बचपन से देखते आए हैं कि रात में लोगों को डर लगता, बच्चों को ज्यादा डर लगता है। पर इस कहानी की रात केवल समय नहीं लगती, ये एक मानसिक अवस्था बन जाती है। आपके लिए रात किस चीज का प्रतीक है? असुरक्षा, अनिश्चितता या असहायता? देखिए, ये दो चीजें हैं। आपने पूछा मेरे लिए रात क्या चीज है। कहानी की रात और मेरी रात में अंतर हो सकता जी है, जी, ठीक है ना? कहानी के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं। ठीक है। तो कहानी के संदर्भ में ये जो रात है, इसमें बहुत कुछ है। देखिए, डर है, पुरानी घटनाओं का विवरण है, जहाँ पे अनुष्का के या यास्मीन के माता पिता भाई मारे गए हैं उसके सामने। और उसी तरह से इस रात में जूली के लिए, मिस्टर बेन अब्राहम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रात अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीकों का संदर्भ लेकर आती है। पर ये रात सुबह में समाप्त हो रही है। ये रात एक आशा में समाप्त हो रही है। एक लंबी यात्रा उसने की है 4-5 दिनों में, उस लड़की ने। और फिर उसके लिए वो एक रात सुबह में परिणत होती है, जो जूली के लिए भी एक रात परिणत होती है सुबह में, कि वो अपने साथ अब एक व्यक्ति को और भी इंतजार करते हुए पाएगी, क्योंकि वो अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो बेटे का इंतजार करना चाहती है। तो ये इंतजार वैसे निराशात्मक होता है प्रायः, कि भाई लंबा इंतजार है। लेकिन यहाँ पे ये इंतजार एक आशा का प्रतीक है कि सिम्हा आएगा, सिम्हा लौटेगा और जीवन व्यवस्थित होगा। तो वो इस एक आशा से जुड़ी रहना चाहती है। तो यहाँ रात जो है असुरक्षा और डर की यात्रा करके आशा पे समाप्त हो रही है। जब आपने कहा कि सिम्हा का इंतजार उसकी मां करेगी, तो मुझे हमारा एक नाटक याद आ रहा है, उदार का सुख, जिसमें श्रीधर की मां गांव बसोहा गांव में उसका इंतजार कर रही थी। सारी माएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं, चाहे वो यहूदी की माँ हो, चाहे किसी हिंदुस्तानी की माँ हो, या कोई भी माँ हो। शैलजा जी, आपकी जो कहानी है ये स्त्री प्रधान है, इसमें जो दो मुख्य किरदार हैं वो स्त्रियां हैं। इस कहानी में स्त्री अनुभव बहुत गहराई से उभरता है। आपके अनुसार त्रासदी में स्त्री का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, सामाजिक और अस्तित्वगत भी होता है। आप इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही बात है विद्या जी। हम जो लड़ाई लड़ने जाते हैं, लोग बाग, हमारे सैनिक जो शहीद हो जाते हैं, हम उनकी याद करते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां, उनकी माएं, उनकी बहनें, वो स्त्रियां जो पीछे छूट जाती हैं, उनके लिए युद्ध, उनके लिए किसी भी प्रकार का जो संघर्ष होता है, वो दो स्तरों पर होता है। शरीर पर तो उन्हें बहुत अपने आप को साहसी और अपने आप को बहुत सुदृढ़ दिखाना होता है, क्योंकि वो बाकी परिवार के लिए उस प्रकार से खड़ी हो सकें। लेकिन मन में जो रिक्तता होती है, अभाव होता है अपने साथी का, अपने बेटे का, अपने भाई के चले जाने का, उन स्थितियों से पैदा हुई जो रिक्तता उनके मन में होती है, उससे वो अंत तक अपने जीवन के लड़ती रहती हैं।
और उसको दिखा भी नहीं सकती। तो स्त्री के लिए जो आपने कहा कि युद्ध या स्थितियां ऐसी जो होती हैं सांस्कृतिक से ज़्यादा भावनात्मक होती हैं। भावनात्मक स्तर पर स्त्री के बलिदान को हमने कभी उस तरीके से देखा नहीं, हम एज पर ग्रांटेड लेते हैं। और जो पुरुष काम कर रहा है या पुरुष जो लड़ रहा है, जो चला गया है, हम उसकी बात करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, मैं उसके बलिदान को कोई कम नहीं कर रही। लेकिन जो एक झटके में चला गया, लेकिन जो एक पूरे एक लंबे समय तक लड़ती रही लड़ाई, उन दो स्थितियों में, दोनों ही स्थितियां महत्वपूर्ण है, तो स्त्री की लड़ाई को भी कम नहीं समझना चाहिए, उसको भी उसी प्रकार आदर देना चाहिए। बुत बनवा करके ना खड़ा करें चौक में, चौराहे पर, स्त्री के शहीदी पन का या बलिदान का, लेकिन कम से कम उसको परिवार में, समाज में उसी प्रकार से आदर देना चाहिए, स्त्री के काम और उसकी भावना को। ये बात मुझे ज़रूरी लगती है, इस बात को समझना ज़रूरी लगता है बस। इसलिए कहते हैं ना कि आदमी जो है वो मकान बनाता है, घर उसे स्त्री बनाती है। उस स्त्री की तुलना मैं एक चिड़िया से करता हूं जो घोंसला बनाती है, चिट्टा घोंसला नहीं बनाता। और जब वही घोंसला छिन जाता है तो सबसे ज्यादा उसका असर स्त्री पे ही होता है। जी जी जी। शैलजी, कई बार हिंसा के दौर में चुप्पी ही जीने की रणनीति बन जाती है। आपके अनुसार चुप्पी कब सुरक्षा है और कब इतिहास की हार है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी नीरजा जी से कहने वाली थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से चुप बैठी हैं, लेकिन ये वाले प्रश्न का उत्तर देके नीरजा जी कोई अपना कमेंट दें। बहुत अच्छा प्रश्न है कि चुप्पी कब इतिहास की हार बन जाती है और कब आप मतलब वो ढाल बन जाती है। हम लोग बहुत दो पुस्तकें हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत की, रामायण और महाभारत। राम की चुप्पी आदर्श की स्थापना के लिए है। राम पिता का विरोध नहीं करते, राम चुप रहकर उनके अपने पिता की आज्ञा को मानते हैं और आदर्श की स्थापना करते हैं। और उस आदर्श की स्थापना की यात्रा में वो रावण जैसे और अन्य राक्षस जो हैं उनको मारकर धरती को, ऋषियों को भय से मुक्त करते हैं। ये है राम की चुप्पी, जो आवश्यक है जीने के लिए, नहीं बाकी और भी लोगों के जीने के लिए। हमारी दूसरी पुस्तक है महाभारत, जिसमें भीष्म की चुप्पी युद्ध का कारण बनती है। अगर भीष्म चुप न रहते, बोलते, तो हमारे सारे ऐतिहासिक संदर्भ बदल जाते। तो जहां आपको लगता है कि अन्याय है, विवेक से काम नहीं लिया जा रहा, वहां चुप रहना, आप चुप रहने में तटस्थ दर्शक नहीं हो सकते, तब आप उस स्थिति में उस स्थिति को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे में चुप रहना अपराध है। लेकिन जहां आपको व्यक्तिगत संदर्भ में ऐसा लगता है कि आपके चुप रहने से एक आदर्श की स्थापना होगी, वहां पे चुप रह जाना आवश्यक है। तो स्थितियां इस बात को बताती हैं कि कहाँ पे आपको चुप रहना है और कहाँ पे आपको नहीं चुप रहना है। और दोनों ही जगहों पे, जहाँ पे चुप रहने की आवश्यकता है, वहाँ आप बोलने लग जाएं तो सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। माँ, हमारी माँ बोलती थी कि एक चुप 100 बातों की हार होती है। तो बेटा, स्त्री को कई बार चुप रह जाना चाहिए, ये नहीं कि बराबर से लड़ने लगे तो पति की बात पसंद नहीं आई। स्त्रियों को प्राय ये घरों में सिखाया जाता है, चुप रह जाओ, फिर धीरे धीरे स्थितियां बदल जाएंगी। और इस चुप को स्त्रियां रणनीति की तरह से भी इस्तेमाल करती रही हैं, पहले की भी स्त्रियां और अभी की भी स्त्रियां। रणनीति इसलिए क्योंकि वो बहुत देर तक चुप रहती हैं, देखती हैं, घर परिवार का संदर्भ देखती हैं, और फिर जब उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है लोगों के सामने, या वो अपनी स्थिति उस परिवार में बना सकती हैं, तब वो बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि भाई आपने गलत किया। लेकिन अगर वो प्रारंभ से ही चुप ना रहे और उसको उस तरीके से लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो परिवार टूट जाते हैं, हम इस बात को भी जानते हैं। इसमें मैं स्त्रियों की गलती नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक रणनीति के जी, स्तर पर बता रही हूँ। लेकिन भीष्म का चुप रह जाना अन्याय को बढ़ावा देना था, वहां नहीं चुप रहना चाहिए था। सही बात है। बहुत बढ़िया। आपने जो कंपैरिजन किया वो बहुत अच्छा था। शैलजी, आपकी भाषा में एक गजब का संयम है, वो वही सबसे ज्यादा असर करता है।
क्या आप लिखते समय भाषा को कॉन्शियसली रिस्ट्रेन रखती हैं, या ताकि पाठक का असर धीरे धीरे गहराए? भाषा पर संयम होना चाहिए। भाषा का प्रयोग बहुत संभाल के किया जाना चाहिए और सोच समझ के किया जाना चाहिए। भाषा अति विस्तार से भी डाइल्यूट हो जाती है, उसका प्रभाव डाइल्यूट हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक उसी तरह से अति संकुचन से भी, यानी उसको बहुत सिकोड़ दिया आपने, बहुत उपमाओं में, बहुत रूपकों में बांध दिया, तो वहां पे भी पाठकों के ऊपर से निकल जाती है। हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, दो हमारे जो काल हैं इतिहास के, साहित्य के इतिहास के, उनमें हम देख चुके हैं कि भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भाषा हमारे पास एक बहुत सुंदर छेनी है। उस वाह। छेनी पर संवेदना की हथौड़े की चोट पड़ती है। अगर आप जोर से मारेंगे, गलत जगह छेनी लगाएंगे, तो मूर्ति टूट जाएगी, और अगर बहुत हल्का मारेंगे तो तराशी नहीं जाएगी। तो इसके लिए भाषा का प्रयोग संभाल के करना चाहिए। मैं नीरजा जी से भी कहना चाहूंगी, उनको जोड़ते हुए, कि आप कुछ कहना चाहती हैं तो, नहीं तो लगेगा कि विद्या जी ने नीरजा जी को अवसर नहीं दिया, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती। तो नीरजा जी कुछ कहना चाहती हैं तो नहीं नीरजा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप इतना अच्छा बोल रही हैं और विद्या जी इतने अच्छे प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, तो मुझे सुनना अच्छा लग रहा है। तो मेरी चुप्पी को अन्यथा न लिया जाए। रणनीति भी नहीं है ये, चुप्पी एक शांति का प्रतीक है। हाँ जी। चलिए जी, मेरा अगला जो प्रश्न है वो एक पाठक की तरह नहीं है, वो एक जाति विध्वंस सर्वाइवर की तरह है। मैं एक जेनोसाइड सर्वाइवर हूं। कश्मीर से हमारा पलायन हुआ, और आज भी 36 साल होने के बाद भी मन में यही है कि हम कब घर लौटेंगे। मैं कश्मीर में अपने विश्वास के कारण बाई और विस्थापन से गुजरा हूं। मेरी आस्था के लिए मैं वहां मैंने सफर किया। आपके अनुसार जब हिंसा धर्म आधारित हो जाती है, तो वो पहचान और आत्मसम्मान को कैसे तोड़ती है? बहुत सही कह रहे हैं आप। जो हमारे पहले के विध्वंस रहे उपनिवेशवाद के लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए, लेकिन जब हिटलर से शुरुआत हुई, और उससे पहले भी आप देखें, कश्मीर की बात आपने कही, निस्संदेह ये विस्थापन का जो दर्द है वो तोड़ता है। लेकिन ये विस्थापन का जो दर्द है, आप में साहस भी भरता है, एक क्षोभ है, एक गुस्सा आता है कि हम क्यों अपनी जमीन से निकाले गए। और ये जातिगत और धर्मगत जो विध्वंस है, हम भारत ने इसको बहुत सालों तक झेला है। मुगल जब आए थे, उन लोगों ने केवल मंदिर नहीं तोड़े थे, उन्होंने बहुत सारे अपने धर्म विरोधी लोगों को, जिन्होंने उनका धर्म नहीं अपनाया था, उनके साथ मारकाट मचाई। उनको अम, मतलब पूरी के पूरे मोहल्ले और शहर उन्होंने खून से रंग दिए। हम तक्षशिला और नालंदा की बात भी जानते हैं कि जहाँ 30,000 लोगों को ले खड़ा करके एक साथ काट दिया गया। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ, और उसके आसपास के लोगों का आप स्थिति सोच सकते हैं। तो ये जब जातिगत और धर्मगत विध्वंस होते हैं, वो एक धर्म की दूसरे धर्म को नीचा दिखाने या अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए ही दिखाए जाते हैं। उपनिवेशवाद में भी जब ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऐसे सब देशों पर जब कब्जा करना शुरू किया था, तो उन्होंने हमें क्या कहा था कि हम बर्बर जाति के लोग हैं, वो हमें कुछ सिखाने आए हैं। और इसके लिए उन्होंने कितने ही लोगों को मारा। युद्ध या हिंसा इतने विस्तार में जब होती है, तो हिंसक जो व्यक्ति है वो अपने को श्रेष्ठ समझता है। वो सोचता है कि मेरा जो विचार है, या मेरा जो धर्म है, या जो मेरी जाति है, उसी को स्थापित किया जाए, क्योंकि वही श्रेष्ठ है। हिटलर ने भी यही किया था। और कश्मीर से जब लोग निकाले गए थे, तब भी यही बात थी कि हम इस भूमि के टुकड़े को अपना बनाएं। अगर आपको नहीं मुसलमान बनना, अगर आप हिंदू हैं तो, और कश्मीरी पंडित हैं तो, आप यहाँ से निकल जाएं। तो ये तोड़ने की कोशिश तो है, तभी तो हिंसा है। क्योंकि अगर तोड़ने की कोशिश ना होती तो ये हिंसा ही नहीं होती। नहीं होती। तब दूसरा रास्ता अपनाया जाता, जो प्रायः देखा जाता है, जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, कि हम शांति के माध्यम से हम लोगों को कन्वर्ट करेंगे। पर आप देखेंगे कि हमारा पूरा इतिहास, मनुष्य सभ्यता का पूरा इतिहास
दूसरे को अपने जैसा बनाने और दूसरे पर अपना शासन लागू करने का रहा है। हम किसी ना किसी तरीके से कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जरूर। तो हम इन चारों के माध्यम से दूसरी जाति को, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को हम अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएं। यही, जरा सा भी कोई व्यक्ति बलवान होता है, धन के माध्यम से, पद के माध्यम से या शरीर के माध्यम से, हम यही देखते हैं कि वो चलाना चाहता है। व्यक्तिगत स्तर पे हम देखते हैं कि जो गुंडे लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपना शरीर का दम दिखा करके दूसरे लोगों को धमकाते हैं, और टैरिफ लगा करके भी दूसरे देशों को धमकाया जा सकता है। तो ये काम हमारी सभ्यता में, क्योंकि हमारे यहाँ सह अस्तित्व का भाव जो है, मनुष्य सभ्यता में सह अस्तित्व के भाव को अपनाना बड़ा कठिन काम है, और कठिन क्या, असंभव सा काम है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि सह अस्तित्व की बात की। अशोक भी आए तो, लेकिन इतने लोगों को मार के कलिंग याद के बाद ही आए ना। तो ये एक बड़ा मनुष्य के स्वभाव का एक बहुत कहें नकारात्मक पक्ष है, लेकिन ये सदा से रहने वाला पक्ष है, बना हुआ पक्ष है कि वो अपनी बात मनवाना चाहता है। हिंसा के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, पर अपनी बात मनवाए बिना वो रखना नहीं चाहता। तो डर ये तोड़ता है इस तरीके का जो आपने कहा, और विस्थापन का जो दर्द है वो बहुत सदियों तक रह जाता है। पाकिस्तान से जो लोग भाग के हिंदू आए थे, वो कितने ही समय तक, कितनी ही पीढ़ियों तक बात करते रहे। और बाद में आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम पड़ा था, तो यहाँ पे भी, कनाडा और अमेरिका में भी, जापानी लोगों को कैंपों में बंद कर दिया गया था। या यहाँ के हम नेटिव इंडियंस को देखें, जिनकी पूरी की पूरी जातियों को ही समाप्त कर दिया गया। हमारा मनुष्य सभ्यता का जो इतिहास है वो इसी दर्द से, इस विस्थापन से, इस हिंसा से, इस तोड़ने से, और तोड़ करके भी उठ खड़े होने से जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म अपने में मनुष्यता का धर्म है, सनातन धर्म, और वो हमें यही सिखाता है, इसलिए हम बार बार हम उस तो पे अडिग सर्वमंगल की रहते बात हैं, करते हैं। सर्वमंगल की बात करते हैं। तो इसीलिए हम अभी तक बचे हुए हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है शारदा जी, आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ है कि शरणार्थी जो शब्द है वो केवल स्थिति नहीं रह जाता, कई बार वो पहचान बन जाता है। मैं कश्मीरी शरणार्थी हूं, ये टैग हमारे साथ सारी जिंदगी रहेगा। तो आपके अनुसार शरणार्थी या रिफ्यूजी होना इंसान के भीतर कौन सी स्थायी दरार छोड़ जाता है, कौन सा स्थायी दर्द छोड़ जाता है? हिंदुस्तान में शरणार्थी हो या कहीं पे भी हो, ये एक तो शब्द इतना अपने आप में ना बहुत नीचा कर देने वाला शब्द है। हम शरण कब लेते हैं? जब हम समर्थ नहीं होते हैं, सहाय हो जाते हैं। असहाय हो जाते हैं। तो कश्मीरी लोग जब दिल्ली आए, मैं जानती हूँ उस समय मैं स्कूल में थी, कॉलेज जाने की मतलब हाई स्कूल में थी मैं शायद उस समय पे, या नवीन 10वीं में। बहुत सारे मकान बन रहे थे, विवेक विहार हम जगह दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे बहुत जगह बहुत सारे मकान बन रहे थे। तो पूछा गया कि ये डीडीए फ्लैट्स वगैरह कैसे बन रहे हैं, तो पता चला कि कश्मीर से जो भारतीय भाग के आ रहे हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं, उनको दिए जाएंगे। तो अपने ही देश में शरणार्थी हो जाना, क्योंकि आपने बहुत भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं उसका उत्तर देती हूँ उसी संदर्भ में। मुझे नहीं लगता सबसे पहले कि ये शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। कोई भी अपने ही देश में शरण नहीं लेता। आप उस देश के वासी होते हैं, उस देश के सारे संसाधनों पर, उस देश के संविधान के माध्यम से आपका उतना ही अधिकार होता है जितना कि किसी और प्रांत में रहने वाले व्यक्ति का। आप अपने प्रांत से हटाए गए, भगाए गए, आपको भेज दिया गया वहाँ से, ये एक बहुत करुण और बहुत कठिन और बहुत ही अधिक अप्रिय, जिसके प्रति बहुत गुस्सा आना चाहिए, क्षोभ होना चाहिए, ऐसी स्थिति थी। और ये हमारी उस समय की सरकारों की कमजोरी थी कि जो उस चीज़ को नहीं रोक सके। आर्मी के माध्यम से उस स्थिति को रोका जा सकता था, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या स्थितियां रहती हैं, क्या होता है राजनीतिक पर्दों के पीछे? केवल
राजनीतिक कमजोरियां ही नहीं होती, राजनीतिक नीतियां भी होती हैं। लेकिन जो भी कुछ स्थिति थी वह जन सामान्य के लिए, आप जैसे लोग बहुत सारे जो हमारे मेरे आपके माध्यम से भी और वैसे कश्मीरी मित्र जो हैं वो जिस दर्द से गुजरे हैं, उस दर्द को प्रणाम करते हुए मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत ही कठिन स्थिति थी जो नहीं होनी चाहिए थी। पर आप अपने ही देश में शरणार्थी कैसे हो सकते हैं? आप अपने ही देश में विस्थापित तो हो सकते हैं, क्योंकि आपको जबरदस्ती विस्थापित किया गया, लेकिन आप शरणार्थी नहीं हो सकते। लेकिन ये टैग लगा देना, जो आपने कहा ना टैग लग जाता है, उससे उससे मानसिकता को भी तोड़ने की बात आ जाती है, और ये नहीं होना चाहिए। आप हमारे कश्मीरी भाई बंधु हैं जो उस क्षेत्र से विस्थापित होकर के अपने ही देश में दूसरे क्षेत्रों में जुड़े। अब मैं और आप कनाडा में बैठे हैं, हम विस्थापित तो नहीं हैं, पर हम विस्थापित हैं भी, है। पर हम शरणार्थी नहीं हैं। ठीक है ना? हमने अपने मर्जी से चुना। आपकी उस स्थिति में दिल्ली को चुनना आपकी मर्जी के, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं था। आप एक स्थिति से बाध्य होकर निकले थे, तो आप विस्थापित किए गए, जी। शरणार्थी नहीं हो सकते। तो इसलिए मुझे लगता है, इसीलिए मैं पहले कही थी जब आपने शब्दों की बात कही थी, कि शब्द ऐसे हैं जो हमारी मानसिकता को बनाते हैं या तोड़ते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का बहुत सही संभाल के, बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार से कई बार क्या होता है, जैसे प्रवासी शब्द को लेकर आप जानते हैं कि कितना विवाद पिछले 20-25 वर्षों में हुआ। प्रवासी होने का नुकसान भी है और प्रवासी होने का लाभ भी वो है। भी है। तो कई बार क्या होता है, जैसे पहले शब्द होता था एक भैया, भाई, भाई शब्द बहुत अच्छा होता था। धीरे धीरे वो भाई शब्द डाकू में और गुंडे में परिवर्तित, कि भाई का फोन आया है, इतने खोके वो पहुंचा दो। तो शब्दों का जो तोड़ मरोड़ है ना, कई बार इस प्रकार भी होता है। तो कई बार यहाँ पे जैसे कनाडा में हमने देखा, जो रिफ्यूजी लोग हैं उनको बहुत मदद मिलती है, बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो शरणार्थी शब्द उनके लिए बहुत लाभकारी शब्द है, आपका- लेकिन मानसिक रूप से ये शब्द तोड़ने वाला है। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा समझ के करना चाहिए। पर हाँ, आपकी बात सही है कि चलिए जी, अंत बहुत। में मेरा जो आखिरी प्रश्न है, क्योंकि समय जी। बढ़ रहा है आगे, यदि इस कहानी से अगली पीढ़ी के लिए कोई संदेश है आप देना चाहे, तो वो संदेश क्या होगा? याद रखना, बोलना, या सिर्फ समझना? मज़ेदार बात यह है कि आप मुझे मल्टीपल चॉइस देते हैं, कि और मुझे ये दिखाई देता है कि मैं उन तीनों को एक जुड़ा हुआ समझती हूँ। आपकी मल्टीपल चॉइस में एक सूत्र होता है जिनमें आपस में वो बंधे हुए होते हैं। याद रखना, समझना, और क्या कहा था तीसरा आपने? या उसको बेसिकली बोलना, उसके बारे में बोलना। बोलना। हम आज के समय में भी देखते हैं कि जो ज्यूइश लोग हैं वो हॉलोकास्ट मनाते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि इतने साल हो गए उसके बाद भी हॉलोकास्ट वाले दिन पर इतने सारे यहूदी क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? क्योंकि वो भूलना नहीं चाहते, इसलिए वो बोलते हैं। बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो भूलते नहीं हैं। सही बात। वाह। और अगर हम बोलते हैं तो वो अपने आप ही याद रखना हो जाता है। ठीक है ना? और जब हम बोलते हैं तो हम अपने आप को एक पाठ सिखा रहे होते हैं कि ये स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो बोलना जो होता है वो दो स्तरों पर होता है। एक बाहरी बोलना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन एक बोलना मेरे भीतर चल रहा है, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे भीतर चल रहा है, तो मैं अपने आप से भी बोल रही हूँ। जब मैं आपसे अपने आप से बोल रही हूँ तो मैं याद दिला रही हूँ अपने आप को। और जब मैं दूसरे को, जैसे हम हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति की परंपरा इसीलिए कही गई, हमारे सारे ग्रंथ श्रुति और स्मृति, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई। आपने सुना तो आपको स्मृति में रहा, है ना? तो वो इसलिए हम अपने बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं पंचतंत्र की, हम बोलते हैं इसलिए वो बच्चे याद याद रखते रखते हैं। तो इसलिए इस कहानी के माध्यम से जो भी संदेश है, संवेदना का संदेश है। आप किसी भी चीज़ को केवल नाम से या टैग से मत पहचानिए कि यहूदी है, कि आ, वो मुसलमान है, कि वो कश्मीर से आया है, कि वो पुणे से आया है, कि वो कनाडा में रहता है। किसी भी एक टैग से जानने की बजाय पहले उसको मनुष्य के रूप में देखिए, उसकी स्थितियों को समझिए, अपनी संवेदना को टटोलिए और देखिए कि आप क्या उसके लिए दूसरा श्रेष्ठ कर सकते हैं। इस बात को हम जितनी बार बोलेंगे उतनी बार याद रखेंगे
कि अंततः जीत मनुष्यता की होनी चाहिए, अंततः जीत संवेदना की होनी चाहिए। तो यही मैं कह सकता हूं कि वी मे फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। फॉरगेट। जी, लिख आप फॉरगिव और फॉरगेट जो होता है ना, फॉरगिव आप कर देंगे फॉरगिव, किस चीज के लिए फॉरगिव करेंगे, और जैसे ही फॉरगिव किया तो फॉरगेट हो गया। मगर याद तो रखेंगे। तो याद क्या रखेंगे? त्रास दिया। त्रासदी याद रहेगी तो उसके साथ गुस्सा नहीं आएगा, क्षोभ गुस्सा नहीं तो होगा। गुस्सा को तो पालना चाहिए, तभी तो तो वो फिर याद पाला तो रहेगी। फॉरगिव कैसे हुआ? क्योंकि सनातन का जो मूल उद्देश्य ये है कि फॉरगिव करना। मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि आप उस जनरेशन को हमने शायद फॉरगिव किया, बट हम माफ कर देंगे, बट याद रखेंगे और उस कहानी को दोहराते रहेंगे जब तक सभ्य समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक उसको समझता नहीं कि त्रासदी हुई। त्रासदी की सत्यता को स्वीकार करना आवश्यक है ना? फॉरगिव करने से आप एक ऐसी स्थिति में आप फॉरगिवर बन जाते हैं। फॉरगिवर बनते ही दूसरा आदमी आपने नीचा किया, आप किसको फॉरगिव कर रहे हैं? है ना, आपसे जो छोटा है, जिसने गलती की, हम बच्चा गलती करके आता है तो हम उसको फॉरगिव करते हैं ना। तो आपने क्या किया? जैसे ही आप फॉरगिवर बने, आपने अपने को ऊंचा किया, अब दूसरा नीचा है। पहले उसने अपने को ऊंचा किया था, फिर वो नीचे, आप नीचे थे। तो ये क्रम चलता रहेगा अगर आप फॉरगिवर बने रहेंगे तो। अगर आप एक्सेप्टेंस, स्वीकृति है, हमारे भी धर्म में ये कहा गया है कि आप स्वीकार करें कि जो काम हुआ है, अगर आप उसको स्वीकृति के स्तर पर दूसरे व्यक्ति को लाते हैं तो वो इस बात को सहज स्वीकार करेगा कि मेरे दादा परदादा ने गलत किया। अगर आप ये कहते हैं मैंने तुम्हें माफ किया, तो एक रिजेंटमेंट दूसरे में आएगी कि अच्छा किस बात के लिए माफ किया, मैंने क्या किया था, ये सारी बतकही शुरू हो जाएगी। वो आपको पलट के वार करेगा जहां जहां भी। जैसे ही आपने फॉरगिवर की भूमिका अपनाई, आप ऊंचे हुए। इसलिए नेवर फॉरगिव फॉरगिव नेवर और फॉरगेट। फॉरगेट की बजाय आप उस स्थिति को स्वीकार करें कि ये जेनोसाइड हुआ, क्या था? ये ये घटना घटी हमारे घटेगा। साथ में, हम इसको स्वीकार करते हैं। और दूसरा भी व्यक्ति जिसने किया या जिसकी जाति ने किया, वो उसको स्वीकार करे। अब हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, तब फिर एक स्थिति सामान्य बनती है कि भाई अब यहां से आगे चलें, ना तुम बड़े ना हम बड़े ना तुम छोटे, लेकिन तुम हमारे घावों की त्रासदी को भूलो मत। बोलो। यहाँ फॉरगेट नहीं होते, हम ये दोबारा घाव नहीं चाहते। तो जिसने घाव खाया होता है वो अतिरिक्त सतर्क हो जाता है। जी। लेकिन अगर फॉरगिव फॉरगेट की भूमिका रही तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सो नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट। सकेंगे। चलिए, जो भी आप चलो कहें। जी, आपकी उपस्थिति और आपके शब्दों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज की कहानी ने हमें सिर्फ एक घटना नहीं सुनाई, उसने हमें इंसान के भीतर की दुनिया दिखाई। और शायद यही साहित्य की सबसे बड़ी जीत है कि वो हमें संवेदनशील बनाता है और सत्य से जोड़ता है। बातचीत में और कहानी के श्रवण में समय कैसे बीता पता ही नहीं चला, और सचमुच एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला सत्र रहा। हम आदरणीय लेखिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी एवं कहानी पाठ के लिए नीरजा आप्टे जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही ऑनलाइन जुड़े इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हजारों दर्शकों का भी सादर धन्यवाद। आप सभी के प्रेम और सहभागिता से ही हिंदी घर का यह साहित्य, ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोटि कोटि धन्यवाद। नीरजा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, ज़रूर। बहुत अच्छा लगा आप दोनों की बातचीत सुनकर। दूसरी बात, ये कहानी मुझे पढ़ने का मौका दिया, इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। एक अलग अंदाज़ था इस कहानी का, इसलिए मुझे भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया। और जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनमें से काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, हम तक पहुँचाई हैं। तो उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इसी तरह जुड़े रहें अपनी भाषा के साथ, अपने भावों के साथ, और ये दोस्ती हमेशा बनी रहे। शुक्रिया। बहुत नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को नमन।